जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को फिर से उपलब्ध करवाई जा रही है। साथियों, सारी की सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। और मेरी आवाज़ सुनकर आपको पता चल रहा होगा कि स्वास्थ्य बहुत अच्छी नहीं है मेरी, इसके बावजूद भी वीडियो डालना चूँकि ज़रूरी है। कंटेंट्स आप लोगों को प्रतिदिन उपलब्ध हो, किसी दिन आपको कंटेंट्स मिस ना करना पड़े, इस वजह से हम लोग क्या है अपनी तरफ से जो भी कोशिश है वो हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे जो भी जानकारी आप लोगों को दी जा रही है इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, जरूर अच्छे से इसको वीडियो को पूरा देखिए, आने वाले परीक्षाओं में आपके काम आएंगी। दोस्तों, मेरी आवाज़ आपको दबी लग रही होगी, लेकिन आपका ध्यान, आपका फोकस पूरी तरह से आपको दिए जा रहे कंटेंट्स के ऊपर होना चाहिए, ना कि मेरी आवाज़ के ऊपर। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो जानकारी मिलेगी वो आपको केरल में फार्मास्यूटिकल कचरे का वैज्ञानिक निपटान को लेकर। अब साथियों, केरल में फार्मास्यूटिकल कचरा, अब फार्मास्यूटिकल कचरा ये क्या हो सकता है दोस्तों? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऐसी दवाइयाँ जो कि अनयूज्ड है, जिसका प्रयोग नहीं हो रहा है, या ऐसी दवाइयाँ जो कि अब एक्सपायर हो चुकी है, तो ऐसे दवाइयों को हम लोग अनयूज्ड या फार्मास्यूटिकल कचरे के नाम से यहाँ पर जान रहे हैं। अब दोस्तों, वैज्ञानिक पद्धति से इसका निपटारा करने के उद्देश्य से, इसे डिस्ट्रॉय करने के उद्देश्य से दोस्तों केरल में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। प्रोग्राम का नाम क्या है दोस्तों? एन प्राउड, याद रखेंगे, एन प्राउड। अब दोस्तों, इस एन प्राउड का कंप्लीट फॉर्म पहले आप जानेंगे। इसका कंप्लीट फॉर्म है न्यू प्रोग्राम ऑन रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। अब इसके माध्यम से क्या होना है? तो इसके माध्यम से केरल में फार्मास्यूटिकल कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से निपटारा किया जाएगा। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? घरेलू स्तर पर, ठीक है ना, जो भी ऐसी दवाइयाँ होती है तो ऐसी तमाम दवाइयों का घरेलू स्तर पर संग्रह करना, दवाइयों का संग्रहण तथा दवाइयों का निपटान, ये मुख्य रूप से इसका दो उद्देश्य है। तो याद रखेंगे, केरल जो है ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद देश का ऐसा पहला राज्य बन रहा है जो कि इस पद्धति से फार्मास्यूटिकल कचरे का निपटारा करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी यहाँ से दोस्तों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस को लेकर। अब साथियों, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भारत के दो ऐसे राज्य जिन्होंने पिछले 20 फरवरी की तारीख को अपना स्थापना दिवस मनाने का कार्य किया। अब दोस्तों, आपको जानकारी यहाँ से दे दें कि ये जो मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना, 20 फरवरी 1987 को इन दोनों ही राज्यों की स्थापना साथियों की गई थी। और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम जो है यह भारत का 23वां राज्य बना था, जबकि अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का 24वां राज्य बना था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 23वां राज्य मिजोरम और 24वां राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अब दोस्तों, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो मिजोरम की राजधानी दोस्तों आइजोल, आपको जरूर पता होगा यह चीज़, आइजोल। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है साथियों? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। जी हाँ, ये मिजोरम की राजधानी है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से अगली जानकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस को लेकर। अब साथियों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस ये कब मनाया गया? तो दोस्तों, ये बनाया गया 19 फरवरी की तारीख को। 19 फरवरी की तारीख को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन ये हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? ये 2003 में हुआ था। और इसी के तहत वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। और ये जो है साथियों, ये एक संवैधानिक निकाय के रूप में, या एक कह सकते हैं इसको एक संवैधानिक मान्यता जो है ये प्रदान की गई। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A, आर्टिकल 338A के तहत इसको वैधानिक मान्यता मिली हुई है।
और भारत के संविधान में इसका उल्लेख जो है वो किया गया है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 19 फरवरी को मनाया गया। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और इसके 3 अन्य सदस्य भी होते हैं। और इन सभी की नियुक्ति किनके द्वारा होती है दोस्तों? इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक आयोग है और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 19 फरवरी को इसका 22वां स्थापना दिवस साथियों मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगली जानकारी है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन को लेकर। दोस्तों, इंटरनेशनल मैरीटाइम नेविगेशन एड्स ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन का प्रथम आम सभा, पहला आम सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला आम सभा का आयोजन दोस्तों सिंगापुर में किया गया, जरूर याद रख लीजिएगा, सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया। और इस आम सभा के दौरान दोस्तों भारत को उपाध्यक्ष चुना गया। जी हाँ, भारत को उपाध्यक्ष चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की जो आम सभा हुई उस दौरान भारत को इस संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। और दोस्तों, अब जो 2027 में इसकी आम सभा का आयोजन जो किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? तो 2027 की आम सभा का आयोजन दोस्तों भारत में होगा, जरूर याद रखेंगे। 2027 की आम सभा का आयोजन भारत में होगा। अब साथियों, ये किस प्रकार का संगठन है? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये क्या है? समुद्री नेविगेशन, समुद्री नेविगेशन में सहायता प्रदान करने वाले, समुद्री नेविगेशन में सहायता प्रदान करने वाले साधनों के समन्वय, साधनों के समन्वय और मानकीकरण के लिए समर्पित है। अब दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। स्थापना वर्ष जरूर आप यहाँ से याद रखेंगे। स्थापना वर्ष इसका कब है? 1957। एक एनजीओ के रूप में इसकी स्थापना साथियों की गई थी। चलिए एक बार कंप्लीट डिटेल इसका देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन का पहला आम सभा का आयोजन सिंगापुर में किया गया। यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, याद रखेंगे। और इस आम सभा के दौरान भारत को उपाध्यक्ष चुना गया है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि जो अगला आम सभा 2027 में आयोजित किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। और साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है या ये फिर किस प्रकार का संगठन है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और समुद्री नेविगेशन में सहायता प्रदान करने वाले साधनों के समन्वय और मानकीकरण के लिए समर्पित संगठन है ये। दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना एक गैर सरकारी संगठन के रूप में 1957 में हुई थी, 1957 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है ट्रांसजेंडर्स का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन। अब दोस्तों, ट्रांसजेंडर्स का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन दोस्तों किया गया अजमेर में, याद रखेंगे, अजमेर में किया गया। अजमेर कहाँ है साथियों? ये राजस्थान राज्य में है। अजमेर में इसका अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही यहाँ से आपको बता दूं कि ये जो आयोजन किया गया इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना तथा
इनके हक और अधिकारों को लेकर चर्चा करना, यह मुख्य रूप से इस सम्मेलन का उद्देश्य था। दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं, ट्रांसजेंडर्स का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अजमेर में किया गया, राजस्थान में है अजमेर। और दोस्तों सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थात ट्रांसजेंडर्स की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना तथा इनके हक और अधिकारों को लेकर चर्चा करना मुख्य रूप से इस सम्मेलन का उद्देश्य था। याद रख लेना है, आयोजन स्थल मुख्य रूप से जरूरी हो सकता है, तो आपका आंसर इसमें क्या आएगा? अजमेर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगली जानकारी है, LIC ने लॉन्च की वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भारतीय जीवन बीमा निगम के नाम से जानते हैं, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी में से एक है और सबसे बड़ी बीमा कंपनी है ये। दोस्तों इसने अब क्या लॉन्च किया है? वन मैन ऑफिस के नाम से एक ऑनलाइन सेवा लॉन्च किया है। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि LIC के द्वारा LIC एजेंट जो होते हैं, एजेंटों की कार्यकुशलता को बढ़ाना, एजेंटों की कार्यकुशलता को बढ़ाना तथा 24x7 ग्राहक सेवा में सुधार, तथा पॉलिसी बिक्री को बढ़ावा देना, यह मुख्य रूप से वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा जो शुरू की गई है इसका उद्देश्य है। अब दोस्तों LIC जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि यह भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, तो अब दोस्तों भारत में बीमा कंपनी का विनियामक कौन है, अर्थात भारत में बीमा के क्षेत्र को रेगुलेट कौन करता है, बीमा के क्षेत्र का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों बीमा के क्षेत्र को विनियमित किया जाता है IRDAI के द्वारा। IRDAI के द्वारा। अब IRDAI क्या है, तो इसका पूर्ण रूप भी आप जरूर जान लीजिए। इसका पूर्ण रूप होगा साथियों इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है, ये इसका मुख्य रूप से फुल फॉर्म होता है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी है, देश के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सौर संयंत्र का नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। अब दोस्तों देश के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सौर संयंत्र का नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे बता दें कि DMRC अर्थात दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, जी हाँ, अब दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा साथियों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में देश का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। और इसका उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो इसका उद्घाटन दोस्तों केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री श्री ML खट्टर, श्री ML खट्टर अर्थात मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के पहले CM भी रह चुके थे ऐसे। तो ऐसे श्री मनोहर लाल खट्टर जो कि वर्तमान में केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री है, इनके द्वारा दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा स्थापित, ठीक है ना, पहले वर्टिकल बाइफेशियल सौर संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में किया गया। तो साथियों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अब अगली जानकारी की ओर। और अगली जानकारी है
उदयपुर में दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। अब दोस्तों उदयपुर, अब ये उदयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान के उदयपुर में दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। अब दोस्तों इस सम्मेलन का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है देश की दीर्घकालिक जल सुरक्षा रणनीति को मजबूत करना, देश की दीर्घकालिक जल सुरक्षा रणनीति को मजबूत करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जानकारी दे दूं, इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ से उदयपुर में दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोस्तों आयोजन स्थल कहाँ है? उदयपुर में है। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है देश की दीर्घकालिक जल सुरक्षा रणनीति को मजबूत करना। और दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अब क्विज का सेक्शन शुरू होता है। दोस्तों पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में कौन सा राज्य ड्रग्स कंट्रोल विभाग पहल शुरू करने जा रहा है? दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आंसर इसका क्या होगा? केरल। जी हाँ, देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो कि इस प्रकार का है ना, ड्रग्स को या फिर जो भी अनयूज ड्रग्स है या एक्सपायर्ड जो मेडिसिन है, ऐसे तमाम प्रकार के दवाओं को घरेलू रूप से इसको क्या करेगा? संग्रह करेगा और इसका निपटारा करेगा, इसे डिस्ट्रॉय करने का कार्य करेगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? केरल, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया? अब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 20 फरवरी को मनाया गया। जी हाँ, 20 फरवरी को मनाया गया। दोस्तों 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों का ही स्थापना दिवस होता है, स्थापना की गई थी। और इस प्रकार से 20 फरवरी की तारीख को क्या होता है? दोनों ही राज्यों का स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा है? 19 फरवरी। जी हाँ, 19 फरवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 19 फरवरी 2004 को इस आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन अर्थात IALA की पहली आम सभा कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों अब इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। जबकि भारत में ये आम सभा का आयोजन कब होना है? भारत में इस आम सभा का आयोजन 2027 में होना है और सिंगापुर में दोस्तों इसका आयोजन 2025 में किया गया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्रांसजेंडरों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अब दोस्तों ट्रांसजेंडरों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन हुआ था अजमेर में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, अजमेर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस संस्था के द्वारा वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है? अब दोस्तों किस संस्था के द्वारा वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है? मैंने आपको बताया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अर्थात LIC के द्वारा, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, देश का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सौर संयंत्र, देश का पहला वर्टिकल बाईफेशियल, यहाँ पे सौर होना चाहिए, सौर संयंत्र भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर नई दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली याद रखेंगे, आपको मैंने पहले भी इसकी जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अब दोस्तों दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन का आयोजन स्थल पूछा जा रहा है आपसे, कहाँ किया गया था इसका आयोजन? उदयपुर में किया गया था। उदयपुर कहाँ है दोस्तों? उदयपुर
राजस्थान में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ से उदयपुर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। और अब अगला स्लाइड आप लोगों के लिए, अब यहाँ से आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। दोस्तों आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है, अभी हाल ही में मेटा ने दुनिया के सबसे लंबे अंडर सी केबल सिस्टम की शुरुआत किस नाम से की है? जी हाँ, अभी हाल ही में मेटा ने दुनिया के सबसे लंबे अंडर सी केबल सिस्टम की शुरुआत किस नाम से की है? आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट वाटरवर्थ, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट अंडर वाटर, ऑप्शन सी न्यू इन्फोमेंटर्स एंड ऑप्शन डी प्रोजेक्ट गहराई। साथियों क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब जरूर दीजिए। दोस्तों आपकी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से, जवाब देने से, आपके कमेंट करने से हमारा उत्साह दोगुना हो जाता है दोस्तों, हम और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप जरूर दिया कीजिए, इससे हमें यह भी आभास होता है कि आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, हमारे चैनल के द्वारा दिए जा रहे कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके तुरंत आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा यह है कि आप जो भी कंटेंट्स परीक्षाओं के दृष्टिकोण से चाहते हैं, समय समय पर ऐसे तमाम कंटेंट्स हमारे चैनल के द्वारा आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ऐसे में जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, आप ऐसे वीडियो को आसानी से देख सकेंगे, आपको इसका फ़ायदा मिल सकेगा। दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई महत्वपूर्ण वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल तक जा सके और आपसे एक भी वीडियो जो है वो मिस ना हो सके। तो दोस्तों अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को यूं ही शानदार तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। निस्संदेह आने वाले दिनों में आपकी सफलता जरूर आपके हाथ लगेगी। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।